चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो SY BCom में सेम 3 में इन द पुणे यूनिवर्सिटी सेम 3 में आपका एक सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। उस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। सो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अबाउट PPI, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ व्हाट व्हाई आर वी डूइंग दिस टॉपिक, हाउ शुड वी अप्रोच टुवर्ड्स दीज क्वेश्चंस, सब कुछ समझेंगे। So before I start with what is profit prior to incorporation and the calculations, let me just tell you what is happening over here. तो ये टॉपिक कब पिक्चर में आता है? जब एक कंपनी किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करता है। सो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस हो सकता है एक तो प्रोप्राइटरशिप, वो हो सकता है पार्टनरशिप, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को एक कंपनी टेक ओवर कर रहा है। टेक ओवर कर रहा है मतलब अब ये कंपनी उस बिजनेस को आगे रन करे। तो उस केस में जो ये आपका प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कंसर्न है, इसको कंपनी में कन्वर्ट होने में कुछ समय लगता है। इट टेक सम टाइम फॉर यू टू सेट अप अ कंपनी, बिकॉज आपको कंपनी बना के कंपनी बोल के काम करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। एक होती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो जैसे प्रोप्राइटरशिप आप एक दिन में शुरू कर सकते हो, पार्टनरशिप आप एक दिन में शुरू शुरू कर सकते हो, बट क्या आप कंपनी एक दिन में स्टार्ट कर दोगे क्या? आंसर इज नो। इट्स अ प्रोसेस। आपको ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इट विल टेक सम टाइम बिकॉज उसके लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज है। फिर ROC आपका रजिस्ट्रेशन करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेगा, इसमें कुछ महीने निकल सकते हैं। अब आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, बट अब तक आप कंपनी बोल के अब तक स्टार्ट नहीं हुए हो। तो उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस को टेक ओवर किया है 1 अप्रैल 2022 से, बट आपका पूरा प्रोसीजर होने में, आपकी कंपनी के सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरे होने में मान लो 2 मंथ्स का समय लग गया, और अप्रैल और मई चला गया, और 1 जून से आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। तो वैसे तो देखा जाए तो आपने बिजनेस ऑलरेडी 1 अप्रैल से टेक ओवर कर लिया था, बट आप लीगली 1 जून को सबके सामने एज अ कंपनी आए। तो ये जो आपने 2 महीने बिजनेस करके प्रॉफिट अर्न किया है, ये कोई नॉर्मल पीरियड नहीं है। ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप कंपनी नहीं थे और आपने बिजनेस किया हुआ है एज अ कंपनी। तो उस केस में आपका अब तक जन्म भी नहीं हुआ है और आप बिजनेस कर रहे हो। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, इनको हम कैपिटल प्रॉफिट्स ट्रीट करते हैं। क्या होते कैपिटल प्रॉफिट्स बताऊंगा आराम से, बट ये कैपिटल प्रॉफिट्स हमको फाइंड करने पड़ेंगे बिकॉज इनका ट्रीटमेंट किसी नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में अलग होगा। हाँ, 1 जून के बाद आप एक कंपनी हो, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर टिल द मार्च एंड आप एक कंपनी बोल के काम कर रहे हो और आप कंपनी बोल के इनकॉर्पोरेट हो चुके हो। तो आपका ये जो प्रॉफिट है जो 1 जून से आ रहा है, वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट है। उसको आप नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। बट इशू सिर्फ कहाँ पे? इशू यहाँ पे है, जो ये 2 महीने है ना, इशू यहाँ पे है। तो इस टॉपिक में हम हमारे पूरे ईयरली प्रॉफिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। हम फाइंड कर रहे हैं कि अगर मैंने ईयरली प्रॉफिट इतना इतना अर्न किया है, उसमें से कितना प्री है
और कितना पोस्ट है, कितना प्री इनकॉर्पोरेशन है और कितना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। बिकॉज हमें एक चीज समझ गई है कि प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट का ट्रीटमेंट अलग है, वो है कैपिटल प्रॉफिट्स, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ट्रीटमेंट अलग है, वो है रेवेन्यू प्रॉफिट्स। अब कैपिटल प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट क्या है, बताऊंगा आराम से। बट एज ऑफ नाउ इतना चीज क्लियर कर लो कि आपने साल भर बिजनेस किया, कुछ समय आपने बिजनेस किया कंपनी इनकॉर्पोरेट होने से पहले, कुछ समय आपने बिजनेस किया कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद। हम उस प्रॉफिट को इन दो टुकड़ों में बांटना चाहते हैं और इस टॉपिक में हमारा इंटेंशन पूरा वही रहेगा। ओके, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है ये एग्जाम क्वेश्चन है। सो while reading this question only we will try to understand many part of companies also, और simultaneously working कर लेंगे। Before I start reading the question, last part पढ़ते हैं। Find out the profit made by the company prior to and after incorporation। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको निकालना क्या है, आपको प्रॉफिट निकालना है जो कंपनी ने बनाया है इनकॉर्पोरेशन से पहले और इनकॉर्पोरेशन से बाद में। चलिए लेट स्टार्ट। सो Chandrabhaga Limited was registered on 1st July 2010। एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड हुई है 1st जुलाई 2010 को। यहाँ पे आपको डेट्स पे बहुत विशेष ध्यान देना है। सो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का जन्म इस दिन हुआ, किस दिन हुआ, 1st जुलाई 2010 को। ओके, इट वाज it was formed to take over a business of मेसर्स भीमा एंड नीरा। तो मेसर्स का मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है दो लोगों की, भीमा और नीरा की। एज फ्रॉम 1st अप्रैल 2010। तो मतलब बिजनेस टेक ओवर कब किया है, बिजनेस टेक ओवर किया है 1st अप्रैल 2010 को, और कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1st जुलाई 2010 को। सो अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स तक आपने बिजनेस किया है बट आप कंपनी नहीं हो। सो इट इज अ पीरियड विच इस पीरियड में आपने जो कुछ भी किया है ये प्रायर इनकॉर्पोरेशन ट्रीट किया जाएगा। The company received its certificate of commencement of business on 1st August 2010। So certificate of commencement of business आपको मिला है 1st अगस्त 2010 को। बट हम लोग जब प्री और प्री और पोस्ट निकाल रहे हैं, हमारे लिए जो रेलेवेंट डेट होने वाली है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। Because the moment partnership private limited company is incorporated or any company is incorporated, it comes into legal existence। तो हमारे लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की डेट विल बी इररेलेवेंट। ये डेट हमारे लिए इररेलेवेंट रहे। हमारे लिए कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इनकॉर्पोरेशन की डेट इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है। The accounts of the companies were prepared for the year ending 31st March 2010। So year end है आपका 31st March 2011। So यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई, दैट हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना है, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का आपका है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई टिल मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स आपके हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के। 9 मंथ्स है आपके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। सो 12 महीने में से 3 महीने प्री थे, 9 महीने पोस्ट। आप जब भी प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, सबसे पहली चीज हमेशा यही करनी है आपको कि कितना प्री इनकॉर्पोरेशन टाइम है और कितना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम है, पहले आपको यही निकालना है। ओके, नाउ बिफोर आई स्टार्ट गोइंग थ्रू all the items given after this paragraph,
लेट मी जस्ट शेयर द फॉर्मेट विद यू कि आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है. सो इन द बुक्स ऑफ चंद्रभागा लिमिटेड आप साइमल्टेनियसली करोगे तो वेल एंड गुड. इन द बुक्स ऑफ Chandrabhaga Limited, calculation of, you can write calculation of profit prior and post incorporation. इसमें columns will be, your first column will be particulars. फिर आपको एक कॉलम लेना है, वो होगा आपका you can have total amount. Next column will be base. Next column will be pre and last column will be. So एक 5 कॉलम का फॉर्मेट है. Particulars, then you have total amount, you have base, pre-incorporation and post-incorporation. So if possible, make the format along with me so that you will be able to put down the things simultaneously. Counts कभी भी देख के नहीं समझेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा. Okay, let us start. First point, the total turnover. अच्छा, टर्नओवर का मतलब, टर्नओवर का मतलब है सेल्स. जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसको हम टर्नओवर बोलेंगे. सो टोटल टर्नओवर मतलब टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2,40,000. पूरे साल भर में 2,40,000 का सेल्स किया, ऑफ विच 30,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई. आपको डेट देख के तुरंत ये चीज स्ट्राइक होगी, ये पीरियड तो कहीं सुना हुआ लग रहा है. 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, अरे ये तो प्री इनकॉर्पोरेशन है. इसका मतलब है अगर मैंने साल भर में 2,40,000 का सेल किया है, ये आपके 12 महीने, तो अगर आपने 12 महीनों में 2,40,000 का सेल किया है और उसमें से अप्रैल मई जून पहले 3 महीने में आपने अगर 30,000 का सेल किया है तो 30,000 तो हो गया प्री. 2,40,000 में से 30,000 चला गया, कितना बचा? 2,10,000. ये बनेगा आपका पोस्ट. तो हमारे सामने दो रेशियोज खड़े हो गए. सो पहला रेशियो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है टाइम रेशियो. टाइम रेशियो मतलब प्री और पोस्ट में टाइम कितना है. सो प्री का टाइम है 3, पोस्ट का टाइम है 9. तो टाइम रेशियो हो गया 3:9. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो 1:3. दूसरा रेशियो आपके पास आ गया, वो आ गया सेल्स रेशियो. आपको सब कुछ प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है. तो प्री का सेल है 30,000, पोस्ट का सेल है 2,10,000. अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 1:7. तो दो रेशियो आपके सामने आ गए. टाइम रेशियो आ गया 1:3 और सेल्स रेशियो आ गया 1:7. जब भी आप प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का कोई भी सम सॉल्व करोगे, आपको सबसे पहले ये दो रेशियोज क्लियर होने चाहिए. ओके, हम लोग हमेशा शुरू करेंगे फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट. तो कभी कभी आपके सामने डिटेल्स ऐसे दिए होंगे जैसे इस क्वेश्चन में है, इन फॉर्मेट ऑफ अ लिस्ट. कभी कभी वो आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस बना के देंगे. आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस में से इनकम्स और एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और बनाना है. वी विल सॉल्व वन वन मोर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके सॉल्व करें. तो आपको बोला है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज शोइंग अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 96,000. अच्छा, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट पूरे साल भर का 96,000 है और मुझे अगर फाइंड करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट प्री में कितना है और पोस्ट में कितना है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा.
अब आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कितना प्रीमियम है कितना पोस्ट। अगर एक्चुअल में पता है तो कोई झगड़ा ही नहीं है, तो जितना प्री में एक्चुअल है उतना प्री में जाएगा, जितना पोस्ट में एक्चुअल है उतना पोस्ट में जाएगा। बट जब आपको कोई चीज का एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं पता है तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा ऑन सम सुटेबल बेसिस। तब आपको डिवाइड करने के लिए कोई सुटेबल बेसिस लेना पड़ेगा। बेसिस मतलब किसी चीज के रेफरेंस को यूज करके आप बांटोगे कि इतना प्री में होगा इतना पोस्ट में होगा। जैसे अगर मैं बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट, अब ग्रॉस प्रॉफिट तो साल भर का दे दिया, बट मुझे चाहिए हाउ मच इज फॉर प्री एंड हाउ मच इज फॉर पोस्ट, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक्चुअल नहीं पता है तो मैं क्या यूज करूंगा, आई एम गोइंग टू यूज सम बेसिस एंड say for example that basis logically should be sales. Why? Because आपने जिस टाइम में जितना सेल किया होगा उस टाइम में आपने उतना प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर मान लो आपने प्री इनकॉर्पोरेशन में 1 रुपए का भी सेल्स नहीं किया, तो क्या आपको प्री में कोई प्रॉफिट मिला क्या? नहीं। जब सेल होगा तब प्रॉफिट आएगा। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स। तो उसको डिवाइड करने के लिए मुझे सेल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अब सेल्स का रेशियो आपने ऑलरेडी बोला है 1:7। तो 96,000 को मुझे प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा इस रेशियो में, जो कि है 1:7। अब 1:7 मतलब क्या? 1 + 7 इज व्हाट? 8। मतलब प्री विल बी 96,000 into 1/8 and post will be 96,000 into 7/8। आई होप आपने रेशियोज पढ़े होंगे। 1:7 कैसे करते हो? आप एड अप कर दोगे, वन वन और 7 को हो जाएगा 8। सो 1/8 विल बिकम प्री एंड 7/8 विल बिकम पोस्ट। So if you solve, so close to you will get 12,000. Somewhere will go in pre, and remaining from 96, if you remove 12, 84,000 will go in post. So आप जब शुरू करोगे आपका वर्किंग, आपका पहला आइटम होने वाला है ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी अमाउंट थी 96,000। आप हमेशा शुरू करोगे ग्रॉस प्रॉफिट से और रेवेन्यू से। बेस आपने लिया सेल्स, जिसके लिए आपने रेशियो यूज किया 1:7, और आपने कैलकुलेट किया प्री का अमाउंट है 12,000, पोस्ट का अमाउंट है 84,000। गिविंग यू अ मिनट, एक बार आप आराम से सारा वर्किंग देख लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पोस्ट इन द कमेंट। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, टेक अ पॉज, गो थ्रू द वर्किंग एंड देन ओनली आई विल गो अहेड। ओके, अब आपके सामने एक्सपेंसेस की लिस्ट दी है, इसका मतलब है और कोई इनकम नहीं है। अब आपके सामने फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर डेबिटेड टू पीएल। अगर इसके बाद कोई और इनकम होता तो हम उस इनकम को भी कंसिडर करते। अब आपके पास लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस आने वाले। ऑफ कोर्स आपको पता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस यू गेट प्रॉफिट। अब आपको एक्सपेंसेस के लिए भी यही वर्किंग करनी है। आपको ढूंढना है कितना एक्सपेंसेस इज फॉर प्री, कितना एक्सपेंसेस फॉर पोस्ट। पहला है सैलरीज। अब आपको दिया है सैलरीज 12,000। क्या आपको कहीं बोला है कितना एक्चुअल है? तो नहीं, आपको एक्चुअल के बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं दी। तो सैलरीज को डिवाइड करने के लिए हमें बेसिस यूज करना पड़ेगा। अच्छा, क्या सेल्स हो या ना हो, क्या सैलरीज देने पड़ेंगे? हाँ। सैलरीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेल्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। आपने 1 मंथ पूरा किया, आप सैलरी लेने के लिए एलिजिबल हो। तो सैलरीज को डिवाइड करने के लिए हम यूज करेंगे ये टाइम रेशियो, जो कि है 1:3। तो इसका मतलब है प्री का सैलरीज होगा 12,000 इंटू 1/4,
पोस्ट का होगा 12,000 into 3 by 4. I'm taking enough time to show you the working also, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो 3,000 आपका प्री बन जाएगा. अगर 3 प्री है, साल भर में 12 दिया है, तो 9,000 होगा आपका पोस्ट. ओके. सो आई से ओवर ईयर फर्स्ट कि मेरा टोटल रेवेन्यू एक बार के लिए निकाल लिया मैंने. प्री का है 12,000, पोस्ट का है 84,000. और अब मैं शुरू कर रहा हूं विथ एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में सबसे पहला एक्सपेंस हमने लिया हुआ था सैलरीज. इसकी अमाउंट थी 12,000. हमने बेसिस यूज किया टाइम और रेशियो था हमारा 1:3. और अमाउंट आया है आपका प्री का आया है 3,000 एंड पोस्ट का आया हुआ है 9,000. ओके. आई एम डिलीटिंग दिस वर्किंग because I need space to do the next working over here. So after salaries, what is the next item we have? So we have next item as rent. Yes, next item we have is rent. So for rent, the amount is 4,800. Do you have the actual amount? No. So you need a basis. अच्छा, क्या सेल्स हो या ना हो, बट आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा. यस. एक महीना अगर आपने प्लेस को यूज किया है तो रेंट पे करना पड़ेगा. सो टाइम रेशियो यूज करेंगे 1:3. सो प्री विल बी 4,800 into 1/4 and post will be 4,800 into 3/4. सो ये आएगा 1,200 और ये आएगा 3,600. So I just go down and I just list it over here. That the second item what we have is rent. Amount is 4,800. Again time basis 1:3. आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्मेट देख सकते हो. सो द फॉर्मेट माइट बी डिफरेंट इन फ्यू बुक्स, बट क्रक्स यही है. एक दो कॉलम यहाँ वहां हो सकते हैं, बट द क्रक्स रिमेन्स द सेम. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज आफ्टर रेंट वी हैव जनरल एक्सपेंसेस. अब जब जनरल एक्सपेंस है, मतलब इसका कोई नेचर पता ही नहीं है कि ये क्या है. जब भी आप जनरल एक्सपेंसेस नाम सुनो, आपको एक्चुअल पता नहीं है कितना जनरल एक्सपेंसेस 1,800. आपको एक्चुअल पता नहीं है तो आप क्या यूज करोगे, आप टाइम रेशियो यूज करोगे. सो इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. जब भी जनरल एक्सपेंसेस सामने होंगे तो आप टाइम रेशियो यूज करोगे. सो प्री विल बिकम 1,800. टाइम रेशियो है आपका 1:3. So 1,800 into 1/4 and post will become 1,800 into 3/4. So this will become 4 4s are 4 5s are 450 will become pre. So 1,350 will become post. So again I go down and write over here general expenses. Amount is 1,800. You use again the time ratio 1:3. So 450 and 1,350. I hope up to this stage we are going fine. Next we have is, now I'm not going and writing down into the working note. अब मैं सिर्फ आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ. आपको पता है इसके बाद जाके लिस्ट आपको वहां बनानी है. So next expense we have printing and stationery. Think and tell what will be the basis used over here. So printing and stationery again has nothing to do with the sales. So it will be done on time basis. Same ratio you will follow 1:3. Advertising. So advertising के ऊपर generally दो thought process होते हैं. बट जो एक्सेप्टेबल अप्रोच है वो ये मान के चलते हैं कि दैट
advertising is going to affect your sales या sales will affect your advertising, vice versa कहीं कुछ भी बोल सकते हो. If you do aggressive advertising, you should be able to see higher sales in that specific period. तो लोग मान के चलते हैं that advertising should be based on sales. तो आप रेशियो यूज करोगे 1:7. वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं that एडवर्टाइजिंग से सेल्स होगा, जरूरी तो है नहीं. So it may not, both ways is possible, but जनरली हम मान के चलेंगे दैट एडवर्टाइजिंग के लिए जो कॉमनली एक्सेप्टेबल रूल है दैट सब लोग सेल्स के ऊपर उसको बेस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. सो फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अब आपके सामने यू माइट हैव टू अप्रोचेस. तो इसमें भी जनरली हम क्या फॉलो करेंगे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग में रिजल्ट इनटू सेल्स, में नॉट रिजल्ट इनटू सेल्स, वी नेवर नो. सो दैट ट्रैवलिंग कैन बी एनी काइंड ऑफ ट्रैवलिंग. हेंस यहाँ पे जो अप्रोच यूज करना है वो है टाइम बेसिस. ओके, सो एज ऑफ नाउ I am holding the question over here. In the next video, I will continue with this question and we will be solving it completely. But before that, I want you to think about all the next items in the PNL and think how are you going to present them in pre and post. And then we will again come back and see how the answer is present. Thank you.